Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So we are continuing with the second law of thermodynamics in the eco series. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारा जो कार्नोट इंजन है वो 4 स्टेप का ही क्यों है, ठीक है। वाई इट इज नॉट अ 2 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप भी नहीं हो सकता, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो 3 स्टेप प्रोसेस बनाना भी डिफिकल्ट है। तो इसलिए मिनिमम तो ये 4 स्टेप का होना चाहिए। ये चीज हमने देखी थी कार्नोट इंजन में, ठीक है। और हमने ये चीज भी अभी तक देखी है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है, ठीक है। ये जो है ये 100% एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जितनी हम हीट दे रहे थे उसका स्मॉल अमाउंट या फिर जितना भी अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द इंजन हमको वापस रिसीव हो रहा है, इसलिए एफिशिएंसी उतनी नहीं है, ठीक है। वर्क डन जो है उतना नहीं हो पा रहा है जितने की होना चाहिए था, जितना हमने हीट दिया है। तो ये प्रोसेस था जिसमें हमने प्रेशर, ठीक है, P1 V1 P2 V2, ठीक है, इसको कर देते P3 V3 और ये कर देते P4 V4। ये हमारा टेम्परेचर था हायर टेम्परेचर और ये था हमारा लोअर टेम्परेचर। और ये जो प्रोसेसेस थे ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेसेस में हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है और जो बाकी दो प्रोसेसेस हैं वो हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस हैं और उनमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली यही प्रोसेसेस जो है हमारा हीट इंजन का मेन हमारा क्या बोलते हैं हर्ट है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि देखिए सपोजिटली मैं क्या करता हूँ कि टेम्परेचर अगर सेम रखता हूँ, सपोजिटली ये टेम्परेचर T2 की जगह T1 ही होता, मतलब सॉरी T2 की जगह T2 ही होता, T1 में चेंज नहीं होता। तो आप अगर आप ग्राफ बनाते तो ग्राफ कैसे बनता? ग्राफ इस तरह से बनता, यहां से गए और P1 V1 से P2 V2 गए और फिर P2 V2 से वापस P1 V1 आना, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है। तो अगर आप देखेंगे अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है इसमें, तो एक्चुअली में जो एरिया हम वर्क डन क्या बोलते हैं, वर्क डन तो हमारा एरिया ही है ना, अंडर ग्राफ अंडर पीवी ग्राफ। तो एरिया इसका इतना है, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है वो कम करते जाएंगे, डिफरेंस कम करते जाएंगे, तो हमारा वर्क डन जो है वो कम होता जाएगा। और अगर हमने टेम्परेचर सेम ही कर दिया तो वर्क डन जीरो है। तो इस केस में हमारा वर्क डन जीरो है। तो ये एक स्टेटमेंट है कि आप कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसका काम ये है कि हीट को ऐसे सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाना जिनका टेम्परेचर सेम है। सो देयर इज नो इंजन विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर, फ्रॉम सोर्स टू अ सिंक, both of which are at the same temperature. So this is one of a statement being linked with second law of thermodynamics also. And this is very obvious from the graph that you cannot transfer a heat from the same temperature to another material which is at the same temperature. आप एक ही टेम्परेचर के दो चीजों के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, वर्क डन नहीं कर सकते आप। ये चीज यहाँ पर वो पोर्ट्रे कर रही है क्योंकि दोनों का तो थर्मल एनर्जी सेम है, तो आप काम कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये एक मेजर थिंग थी, ये एक स्टेटमेंट है जो पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये जो पूरा है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है कार्नोट इंजन की, ठीक है। ये आप ग्राफ याद रखिए कि ये ग्राफ इस तरह से है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं और हमारा एडियाबैटिक प्रोसेसेस है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, जो कि इंपॉर्टेंट है। और हमें ये चीज तो अभी शुरू से क्लियर है कि इसकी एफिशिएंसी 1 से कम होगी अगर हम न्यूमेरिकल टर्म में बात करें, परसेंटेज में बात ना करें तो, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होगी किसी भी इंजन की कि हमें वर्क कितना मिला है, ठीक है, टोटल वर्क डन, ठीक है, बाय हमने कितनी हीट गिवन, ठीक है। हमारा काम तो हीट इंजन से है ना, हम चाहते हैं कि हमारा जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सपोजिटली मैंने 10 जूल हीट दी, ठीक है, और 10 की 10 जूल हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी, तब तक एफिशिएंसी हो जाएगी 1। ये चीज देखनी है कि 10 जूल हीट देने पे हमारा जो इंजन है वो कितना जूल की मुझे वर्क दे रहा है, ठीक है। सपोजिटली 8 जूल की दे रहा है या 9 की दे रहा है या 7 की दे रहा है, तो यही एफिशिएंसी है जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक चीज और है, यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी है। साइन कन्वेंशन वेरी इजी, साइन कन्वेंशन क्या है कि हमने जो है इंटरनल एनर्जी तो जीरो पुट कर दी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो Q है दैट विल बी इक्वल टू माइनस वर्क डन। दिस इज अ साइन कन्वर्जन की वो नेगेटिव रहेगा वर्क डन के, तो इसलिए हम वर्क डन में नेगेटिव लगा देंगे ताकि जो हमारे एफिशिएंसी है वो नेगेटिव में ना आए, एफिशिएंसी जो है इसके जो यूनिट है वो पॉजिटिव में, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर वर्क डन में नेगेटिव साइन लगाया, ऐसा कुछ और फंडा नहीं है, ठीक। ये केवल एफिशिएंसी को मोर देन जीरो करने के लिए है, ठीक। तो मेजर फंडा ये है कि हमने हीट जितने दी है उतने में से उसी हीट से कितनी हमें वर्क डन ऑब्टेन हो रहा है।
तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो वर्क डन है पूरे प्रोसेस का वो क्या है। ठीक है, वर्क डन जो है वो ABCD। आप प्रोसेस को याद रखिएगा। ठीक है, हमने प्रोसेस क्या किया है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। तो अल्टीमेटली मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा 4 वर्क डन में। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D। ठीक है, और मैं सभी वर्क डन को कैलकुलेट करूंगा। देखिए हीट गिवन यही यही इसी टेम्परेचर पे जो T2 पे मैंने हीट दी थी ये वही है, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या क्या आएगा, वर्क डन जो आएगा हमारा अल्टीमेटली, अगर हम वर्क डन AB की बात करूं तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, और मैं लेके चल रहा हूँ आइडियल गैस के लिए। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना कि मैं आइडियल गैस लेके जा रहा हूँ। तो वर्क डन क्या है ये चीज हमें देखनी है एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो वर्क डन जो है हमारा AB प्रोसेस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस है तो DU तो 0 है। ठीक है, वर्क डन जो है वो माइनस VB हो जाएगा। ठीक है, या फिर हीट जो है, या फिर अगर दूसरे वे में देखेंगे तो हीट जो है माइनस VB हो जाएगी। और क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टेकिंग फॉर 1 मोल RT2 लॉग नेचुरल V2/V1। ये हमारा वर्क डन हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली हम B2 वॉल्यूम पे पहुंचे हैं। ठीक है, और ये टेम्परेचर T2 है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस में अगर हम देखें BC में, तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट 0 है, तो जितना वर्क होगा उतना ही हमारी इंटरनल एनर्जी भी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, स्मॉल अगर लिख दूं मैं डेली का। ठीक है, तो अब देखिए कैसे आएगा, इसको निकालूंगा मैं तो ये आ जाएगा CVDT। n में 1 मान के चल रहा हूँ तो CVDT, और CVDT को अगर आप T1 और T2 के बीच में लेके जाएंगे, फाइनल टेम्परेचर जो है वो T2 है, तो क्या हो जाएगा CV, फाइनल टेम्परेचर T1 है। ठीक है, हम इस प्रोसेस में पहुंच गए। अब देखिए वर्क डन फॉर CD प्रोसेस, जो कि होगा नेगेटिव ऑफ हीट गिवन for CD, that will be equal to RT1 log natural V4 by V3. Okay, and if you do work done for DA, तब क्या आएगा, तब आएगा this is again a adiabatic process CV T2 minus T1। ठीक है, तो अभी तक हमने ये वर्क डन कैलकुलेट किए हैं। ये चीज वही है जो अभी तक हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते आ रहे हैं। हमने सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाए हैं, ये रिवर्सिबल के लिए इसलिए ऐसे बन गया है। ठीक है, अभी देखिए अगर आप वर्क डन इस प्रोसेस का और इस प्रोसेस का देखें तो केवल इसमें साइन कन्वेंशन है कि अगर मैं यहाँ पर T2 माइनस T1 करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप सेकंड प्रोसेस का वर्क और थर्ड फोर्थ प्रोसेस का वर्क को ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएंगे, यानी कि दिस एंड दिस वर्क विल एड अप टू 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो वर्क डन बनेगा वो बनेगा AB और DA से, क्योंकि ये जो है सम अप होके 0 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा टोटल वर्क डन जो है वो इन दोनों का समेशन है, तो लिख देते हैं फिर। ये हो जाएगा RT2 log natural V2/V1 प्लस RT1 log natural V4/V3। ठीक है, दिस इज द टोटल वर्क डन। और अब हमें देखना कि हीट गिवन, हीट जो हमने दी थी वो दी थी हमने फर्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ही हमने हीट दी थी, और वो हीट थी बराबर हमारे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी 0 थी तो हीट जो हमने फर्स्ट प्रोसेस में दी वो हमारे नेगेटिव ऑफ वर्क डन थी, इसलिए हो जाएगा माइनस RT2 log natural V2/V1। okay, and what we are getting is this is what we needed. We needed heat and we needed total work done, so this is what we are getting। वर्क डन नेगेटिव साइन लगाएंगे, ये भी नेगेटिव है, तो एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इसकी जाएगी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो R log natural
V2 by V1 plus RT1 log natural V4 by V3 divided by RT2 log natural V2 by V1। देखिए जब भी आप अगर इसमें इसको कॉलेज लेवल पे लिख रहे हैं तो हर चीज मेंशन करना कि साइन ये क्यों लगाया, फिर उसके बाद क्यूएरी में ये साइन क्यों लगाया, उसके बाद जब एफिशिएंसी आई तो ये साइन क्यों चला गया। यू हैव टू राइट इट डाउन, ओके, दैट नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गेट कैंसल आउट एंड हेंस वी आर गेटिंग सच अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में देखिए आर तो कट गया, ठीक है। अब रही बात लॉग नेचुरल इनकी, अब हम यूज करेंगे अपने कुछ टर्म्स जो हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पर हमने डिराइव किए थे। अब देखिए ये प्रोसेस है एडियाबैटिक, ये प्रोसेस है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि पीवी रेज टू पावर गामा जो है वो है कांस्टेंट। तो अगर मैं पी की बात ना करके टेम्परेचर की फिर मैं बात करूं, देखिए केवल मैथमेटिक्स है, ज्यादा इसमें वो नहीं, केवल हमको ये समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम वर्क डन निकाल रहे हैं, हीट कितनी थी वो निकाल रहे हैं और यही हमें हमें मिल रहा है। ठीक है, हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, ये भी एक चीज मिली थी हमको। ठीक है, यही निकालना है हमको। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो इनिशियली टेम्परेचर था T2, वॉल्यूम था V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू अब फाइनल टेम्परेचर हो गया T1, वॉल्यूम हो गया V3 रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो ये हमने किया कौन से प्रोसेस के लिए, ये हमने किया सेकंड प्रोसेस के लिए जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस था। ठीक है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल के लिए ही है ये चीज, याद रखना। सिमिलरली अगर मैं इस एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करूं तब क्या आएगा, फाइनल टेम्परेचर मेरा T1 है, फाइनल वॉल्यूम मेरी V1 है, सॉरी फाइनल टेम्परेचर तो T2 है, इनिशियल लेके चलो, फाइनल लेके चलो, ठीक है। फाइनल मेरा है T2, वॉल्यूम फाइनल मेरी है V1 और ये गामा माइनस 1 है। इनिशियल टेम्परेचर है T1, यहां से यहां जा रहे हैं, और ये इनिशियल वॉल्यूम है V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि V1 V2 V3 V4 में कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर T2 by T1 करते हैं, यहाँ पर भी T2 by T1 करते हैं। तो इसके लिए जो है वो T2 by T1 जो है, देखिए आप खुद भी सॉल्व करते जाइए साथ साथ। तो ये T2 by T1 जो है ये हो जाएगा V3 by V2 raised to power gamma minus 1, and for this process T2 by T1 is equal to, T2 by T1 है तो ये हो जाएगा V4 by V1 raised to power gamma minus 1। तो अगर मैं, ठीक है, मैं LHS इनके इक्वल कर देता हूँ T2 by T1 T2 by T1, अल्टीमेटली गामा रेज टू पावर माइनस 1 गामा रेज टू पावर गामा माइनस 1 भी चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा V3 by V2 इज इक्वल टू V4 by V1। ठीक है, हमने अपने फंडे यूज कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के टाइम डिराइव किए थे। अब हमको मिलेगा अल्टीमेटली हमको मिलेगा V2 by V1 इज इक्वल टू V3 by V4। तो ये चीज हमें मिली है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर V2 by V1 और V3 by V4 को यूज करने की कोशिश करूं, देखिए ये उल्टा है, तो लॉग नेचुरल अगर मैं लगाऊंगा तो हो जाएगा लॉग नेचुरल V2 by V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग नेचुरल V4 by V3। ठीक है, तो इसको मैं अगर V2 और V1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा V2 by V1। ठीक है, और हमारा अब ln V2 by V1 ln V2 by V1 ln V2 by V1 कैंसिल आउट हो गया। यही हमको करना था क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे केवल टेम्परेचर के फॉर्म में, तो यही हमारा आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं अभी क्लियर हुआ तो प्लीज रिवाइंड करके आप वीडियो देखना, हमने बिल्कुल वही इक्वेशंस यूज करी हैं जो हमको पता थी, हमने फर्स्ट और थर्ड थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव की थी। ठीक है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन कन्वेंशन के बिना यहाँ पर डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी जो एफिशिएंसी आएगी वो हो जाएगी T2 minus T1 by T2, दैट इज 1 minus T1 by T2। ठीक है,
और T1 जो है वो T2 से लोअर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी, हेंस एफिशिएंसी जो है वो 1 से कम होगी, जो कि हमको प्रूव भी करना था। ठीक है, एक चीज ये है। अब देखिए ये एफिशिएंसी यहाँ पर है और हमने एक एफिशिएंसी निकाली थी हीट की फॉर्म में। ठीक है, हीट की फॉर्म में हमने क्या एफिशिएंसी निकाली थी कि जो हम हीट यहाँ पर दे रहे हैं Q2 प्रोसेस में दे रहे हैं, या फिर एबी प्रोसेस में दे रहे हैं, माइनस हमें जो हीट ऑब्टेन हो रही है, हीट हमें इस प्रोसेस में ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, तो ये है CD बाई QAB विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2। अब देखिए जो ये मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि हीट ऑब्टेन हो रही है। अगर QAB में हीट हमने दी तो QCD में हीट ऑब्टेन हो रही है, तो उसी के लिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। तो अगर आप ये लगागे तो आप साथ साथ ही नीचे लिखते जाएं, मेंशन करते जाएं ड्यूरिंग योर एग्जाम। अगर आप इस चीज रिप्रेजेंट करते हैं कि why there is a negative sign, because QCD will be opposite in sign compared to QAB। ठीक है, ये चीज भी लिखनी है साथ साथ। तो ये हमें मिल गया। ठीक है, यही एफिशिएंसी थी जो हमको निकालनी थी। ठीक है, टेम्परेचर के फॉर्म में। और ये पूछ भी लेते हैं कहीं कहीं बार कि एफिशिएंसी निकालो। टेम्परेचर दे दिया कि अगर कोई कार्नट इंजन है वो दो टेम्परेचर्स के बीच में मूव कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी वो निकालनी है। तो ये चीज हमारी एफिशिएंसी यहाँ पर इसकी निकल गई है। हम इस इक्वेशन को वापस यूज करेंगे। ठीक है, अभी केवल इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम वापस यूज करने वाले हैं। अब देखिए हमने क्या किया, हमने, ठीक है, हमने कहा du जो है वो है स्मॉल dq, सॉरी dq प्लस dw। ओके, तो माइनस ddv। ओके, तो अब देखिए अगर मुझे हीट निकालनी है तो ये हो जाएगा du प्लस pdv। ठीक है, ये चीज ऑब्वियस है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया। अब देखिए हम अगर रिवर्सिबल प्रोसेस लें, कि ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस लें तो तब क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा du प्लस, इसको रिवर्सिबल के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा nRT बाई v dv। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं, अब देखिए जो मेरी हीट है वो हो जाएगी रिवर्सिबल, क्योंकि मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है। ठीक है, अगर मैं इसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा dq रिवर्सिबल बाई t इज इक्वल टू du बाई t प्लस nr बाई v dv। ठीक है, अब देखिए ये एक टर्म है dq रिवर्सिबल बाई t। हमने क्या किया, हमने केवल रिवर्सिबल प्रोसेस लिया और यहाँ पर जो टेम्परेचर था उसे सबको डिवाइड कर दिया। अब आप राइट साइड में देखिए इक्वेशन के, u जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, अल्टीमेटली आर, ये आर छोड़ दी, वॉल्यूम भी एक स्टेट फंक्शन है, dv भी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम भी, वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी। अब देखिए हमने ना इसको सबको एक स्टेट फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। हम आगे जाके वापस देखेंगे इस चीज को। हमने जो ये पैरामीटर लिखा dq रिवर्सिबल बाय t, ये भी अल्टीमेटली एक स्टेट फंक्शन बन गया, और ये ऐसा वैसा स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन बन गया। ठीक है, हम आगे जाके इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, कि ये स्टेट फंक्शन क्यों बना। स्टेट फंक्शन क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी साइक्लिक प्रोसेस में 0 है तो वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो आगे जाके प्रूफ भी करेंगे। अभी भी आप इसको लॉजिकली भी देख सकते हैं कि इसके राइट साइड में मैक्सिमम चीजें जो है वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्या किया मैंने रिवर्सिबल dq रिवर्सिबल बाय t दिया। अब देखिए dq क्या है, dq हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि रैंडमनेस किसी भी प्रॉपर्टी में, कि रैंडमनेस को बढ़ाने के लिए अगर हम हीट, मतलब रैंडम वे में अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो उसको हम हीट बोलते हैं। तो dq रिवर्सिबल यानी कि रैंडमली एनर्जी ट्रांसफर हुई है और उस टेम्परेचर पे हुई है। मतलब किस टेम्परेचर पे रैंडम एनर्जी कैसी है, ये पैरामीटर हमको ये दिखा रहा है। ठीक, अगर 0 केल्विन है तो हीट रैंडमनेस कैसी है, मतलब dq कैसा है। अगर 100 केल्विन है तो dq कैसा है। अब ये dq रिवर्सिबल वे में है क्योंकि हमने प्रोसेस रिवर्सिबल रखा है, और इसी को हम बोलते हैं
यस, एंट्रोपी, यही इंट्रोडक्शन है एंट्रोपी का। अब प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज 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 कीप इन माइंड, क्योंकि यहां से बहुत कंफ्यूजन होने वाला है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ से जितना फेवरेट होता है सबका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, लोग जो है उसको अनफेवरेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है। सो प्लीज कीप इन माइंड कि जो हमने एंट्रोपी डिफाइन की है वो डिफाइन की है डी क्यू जब रिवर्सिबल वे में हीट ट्रांसफर हुई टी, प्लीज। तो हेंस ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। इरिवर्सिबल अगर सपोजली इरिवर्सिबल वे में भी ट्रांसफर हो सकती है, ये भी देखिए, जो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका है कि ये किसी एक मटेरियल में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रैंडमनेस को बता रहा है, ये भी वही चीज दिखा रहा है। इसमें भी कोई मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट कि ये चीज वो नहीं बता रही। दोनों का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, दोनों का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, प्लीज ये चीज ध्यान से सुनना, फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो सेम है। सिग्निफिकेंस स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है दोनों का सेम है, बट अगर मैं एंट्रोपी बोलूंगा इसको एंट्रोपी नहीं बोलूंगा। प्लीज प्लीज बी वेरी श्योर ऑन दैट। एंट्रोपी में रिवर्सिबल प्रोसेस वाली हीट को बोलूंगा, ठीक है। तो एंट्रोपी जो है स्पेसिफिकली डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, ना कि डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। प्लीज ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि डिफाइन इसके लिए है, ऐसा नहीं कि ये चीज गलत दिखा रही है। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एंट्रोपी की, जिस तरह से ये मैं लेकर आया डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, वो मुझे रिवर्सिबल करना पड़ा मुझे, तभी वो टेम्परेचर की टर्म यहाँ पर नीचे आई। इसीलिए ये चीज जो है वो डिफाइन है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। तो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंट्रोपी जो है वो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ओके। अब आइए हम प्रूफ में कि एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। कैसे आएगा? हमने एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करी? एफिशिएंसी डिफाइन करी, हीट हमारी जो क्यू ए बी प्रोसेस में गई। अभी देखिए नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि प्रोसेस हमारा हीट हमें वापस दे रहा है। सी डी बाई क्यू ए बी विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2, ठीक है। यहां पर आ जाओ वापस। अब आप क्या कर सकते हो? 1 माइनस क्यू सी डी बाई क्यू ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। ये कट गया, आप मतलब ऐसे मत करना, ठीक है। ये कट गया। अब हो गया पी क्यू ए बी बाई T2 क्यू सी डी बाई T1। तो अल्टीमेटली क्या आएगा हमारे पास? देखिए यहाँ पर भी एक गड़बड़ में वापस करूंगा, आप प्लीज इसको बेयर करना। क्यू ए बी बाई T2 इज इक्वल टू क्यू सी डी बाई T1, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर। एंड व्हाट वी गेट इज क्यू ए बी बाई T2 माइनस क्यू सी डी बाई T1 इज इक्वल टू 0। अब प्लीज यहाँ पर आ जाइए, वापस आ जाइए अपने कंसेप्ट में। देखते हैं आ रहा है क्या, ठीक है। वापस अपने कंसेप्ट में आ जाइए कि अल्टीमेटली जो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया था वो हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि जो टोटल वर्क डन है, ठीक है। नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया था यहाँ पर? हमने नेगेटिव साइन यहाँ पर इसलिए लगाया था क्योंकि हमने बोला था कि ये हीट जो है वो इसके कंपैरिजन में नेगेटिव है साइन कन्वेंशन पर। एक्चुअली तो हम सम कर रहे हैं, ठीक है। हम एक्चुअली में सम कर रहे हैं, हमने केवल साइन कन्वेंशन इसलिए लगाया। देखिए कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, यू हैव टू बेयर अप विद मी। थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि जो हमने साइन कन्वेंशन इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि ये रिवर्सली मिलेगी। बट सपोजली ये हम इसको ही एक टर्म मान लेते हैं कि 10 है प्लस माइनस 3। हमने इनिशियली क्या किया था कि हमको पता था कि माइनस ही है, क्योंकि हमें पता ही है कि मिलेगी, तो इसलिए हमने इसको पहले ही बोल दिया था कि भाई आप ऐसे ले लो। बट अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर अवर कन्वीनियंस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं कि ठीक है, ये आप जैसे भी इसकी वैल्यू आप पुट कर देना नेगेटिव के साथ, ठीक है। पहले हमने नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि हमको पता था कि ये जो है नेगेटिव आएगी। तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पर अगर नेगेटिव लगाऊंगा तो ये पॉजिटिव। प्लीज बेयर विद मी विद दिस। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर पॉजिटिव आता और यहाँ पर नेगेटिव आता। तो अल्टीमेटली जब आप इनको सम करोगे तो क्यू ए बी प्लस बाई T2 प्लस क्यू सी डी बाई T1 इज इक्वल टू 0। अगर आप सारे टर्म्स की बात करोगे
पूरे के पूरे कार्नोट इंजन की बात करोगे तो क्या है, फर्स्ट स्टेप में तो QAB है और T2 टेम्परेचर है, ठीक है, प्लस सेकेंड प्रोसेस में हमारा जो है वो QBC है, जीरो है ये पर मैं लिख रहा हूं फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है, टेम्परेचर प्लस CD बाई T1 प्लस ये भी जीरो है, अब मैं ऐड तो कर ही सकता हूँ, जीरो में ऐड जितने मर्जी बात करूं अपने क्वेश्चन में, ठीक है, BA बाई TBA, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए, अब ये मैंने चीज खुद ऐड कर लिया अपने मर्जी से क्योंकि तो जीरो थी, अब मैं जीरो चीज कितनी बार भी ऐड करूं, ठीक है, क्योंकि मेरा मेरा तो काम बन रहा है ना इसमें से। अब काम क्या बन रहा है कि सारे प्रोसेस के लिए ABBCCDDA के लिए आप पर्टिकुलर टेम्परेचर से डिवाइड कर रहे हो। देखिए यहाँ पर BC और DS लिखा क्योंकि टेम्परेचर वैरी करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली जो आपका सम आया है वो हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब Q बाई टी जो चीज है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस थी तो ये DQ लिख देता हूं, ठीक है, स्मॉल will be equal to will be a state function. Why state function? Because for a state function the cyclic portion, मतलब अगर एक साइक्लिक वे में आप एक स्टेट फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए उस स्टेट फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज जो है वो जीरो है क्योंकि स्टेट फंक्शन है। अल्टीमेटली अगर आप एक ही स्टेट में वापस आ गए तो देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ दैट फंक्शन, हेंस ds is a state function which is dq irreversible by t. So this is what we need to study right now. देखिए कंफ्यूजन है, जरूर है, मैं नहीं डिनाई करूंगा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बट होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, और dq रिवर्सिबल बाय t ही क्यों ds है, dq irreversible by t ds क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कन्वेंशन ऐसा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में अभी हम DQ रिवर्सिबल और DQ इरिवर्सिबल के फॉर्म में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्चुअली मैं बार बार आगे पीछे जा रहा हूँ सो दैट मेरा जो कैमरा खराब हो गया है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।